बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज 11वीं जमात का 12वां सबक दोस्ती का फल पढ़ेंगे। मुसन्निफ का नाम है शफी अकील। सिन्फ के एतबार से ये लोक दास्तान है और माहज है पंजाबी लोक दास्ताने। तो आइए सबसे पहले मुसन्निफ का तारुफ करवाते हैं। शफी अकील एक पाकिस्तानी सहाफ़ी, मुसन्निफ, शायर, नक्काद और मुतरज्जिम थे। उन्होंने मुतअद्दिद रिसालों की तदवीन की और उर्दू ज़ुबान के कौमी अखबार रोज़नामा जंग में आर्ट और अदब पर कॉलम लिखे। शफी अकील 1930 में सदर बाजार लाहौर के करीब पैदा हुए। अकील ने तालीम हासिल नहीं की, सिर्फ मस्जिद में कुरान पढ़ना सीखा। अपनी इब्तदाई जिंदगी के बारे में उन्होंने कहा, गुर्बत नफरत या शर्मिंदा होने की कोई चीज नहीं है, बल्कि ये एक मुहर्रिक के तौर पर काम कर सकती है। मेरा ख्याल है कि अगर मैं गरीब ना होता तो जो कुछ मेरे पास है वो हासिल ना कर पाता। उनका पहला मजमून 1947 में जिम्मेदार अखबार में शाया हुआ और उन्होंने अपना नाम मोहम्मद शफी से बदलकर शफी अकील रख लिया। अकील रोजगार की तलाश में जनवरी 1950 में कराची हिजरत कर गए। उन्होंने एक साइन पेंटर के तौर पर काम किया और मुख्तलिफ मैगजीनों और अखबारात के लिए मुख्तलिफ सलाहियतों में काम किया, जिनमें मजीद लाहौरी का नमकदान भी शामिल है, जहां असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम किया। बाद में उन्हें 60 रुपए माहाना तनख्वाह पर मैगजीन एडिटर की नौकरी मिल गई। उन्होंने मुख्तसर कहानियां और नावल भी लिखे। उनकी मुख्तसर कहानियों का पहला मजमुआ 1952 में भूखे के उन्वान से शाया हुआ। 1951 में शफी अकील बच्चों के नए शाया होने वाले मैगजीन भाईजान के एडिटर बन गए। शफी अकील ने मशहूर माहाना रिसाला अदब लतीफ के लिए भी काम किया। अकील ने उर्दू और पंजाबी में 30 किताबें लिखी, जिनमें से 2 उनकी पंजाबी में लिखी गई शायरी के मजमूए थे। तो इससे पहले कि हम सबक का आगाज करें, ये है वो माहज वो किताब पंजाबी लोक दास्ताने जिनमें से हमारा सबक लिया गया है। तो ये भी बताता चलूं कि पंजाबी लोक दास्तान क्या होती है। लोक दास्तान मकामी या इलाकाई जुबान की ऐसी कहानी को कहा जाता है जो दोस्ती, इसार, खुलूस, हमदर्दी, रहम, शुजाअत, अदल, फर्ज शनासी, मोहब्बत और जज्बा हुर्रियत जैसी आला अकदार की हामिल हो। ये नस्ल दर नस्ल सीना बसीना चलती है। इसके मुसन्निफ का नाम किसी को मालूम नहीं होता। आसान लफ्जों में बताता चलूं कि ऐसी कहानियां जो इलाकाई होती हैं और बड़े बूढ़े अपने बच्चों को सुनाते रहते हैं, वो सीना ब सीना चलती रहती हैं। वो कहीं लिखी हुई नहीं होती, वो कहीं किसी किताब में पब्लिश नहीं होती। बस वो ज़बानी जो है बड़े छोटों को और छोटे अपने छोटों को सुनाते चले आते हैं। उसमें कुछ वाक़यात और किरदारों के नाम तक तब्दील हो जाते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि वो लिखी हुई नहीं होती। तो ऐसी कहानियों को लोक दास्तान कहा जाता है। तो ये पंजाबी लोक दास्तान थी दर हकीकत, जो कि शफी अकील ने उसको कहीं से सुना और फिर अपने अल्फाज में उर्दू में उसको लिखा और फिर इस तरह की कई कहानियों के तर्जमे किए। अपनी उर्दू जुबान में उनको उनका तर्जमा किया, उनको लिखा और किताबी सूरत में शाया किया। अजीज तलबा, अगरचे ये सबक जो है खुलासे के लिए ज़्यादा मौजू है और खुलासे के लिए ही ज़्यादा अहम है, लेकिन फिर भी हम इसकी तशरीह को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 साल में जो बोर्ड्स के पेपर आ रहे हैं उनमें इंतहाई गैर मुतवक्के तौर पर मवाद आ रहा है। मिसाल के तौर पर दरखास्त की बजाय रसीद आना शुरू हो गई है। इसके अलावा कुछ ऐसी नज़में जो कि खुलासे के लिए ज़्यादा मौजू तरीन थी, उनमें से तशरीह आना शुरू हो गई है, और जो तशरीह के लिए ज़्यादा मौजू हैं या अहम है उनमें से खुलासा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए हम इसकी तशरीह को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मेरा आपसे भी मशवरा है कि ऐन मुमकिन है कि इससे तशरीह आ जाए। अगरचे इसमें कोई ऐसा पैराग्राफ नहीं है जिसमें कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़ा या बड़ी मुश्किल बातें या बहुत इंतहाई गहरी बातें हों, जो कि समझने के लिए आपको ज़रा दुश्वारी का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी आपने इसकी तशरीह को नज़रअंदाज नहीं करना। ये सीधी-सीधी कहानी है एक आसान लफ्ज़ों में। तो हम पहले पूरी कहानी को पढ़ेंगे और आखिर में इसकी तशरीह करेंगे। इसके जो तशरीही निकात हैं वो हमने इस लेक्चर के आखिर में रखे हैं। कुछ खुलासे के लिए अहम
निकात भी मैंने आखिर में जो है वो आखिर में पेश करूँगा। तो फिर भी हम इसको पढ़ेंगे ज़रूर, अपने अंदाज़ में एक दफ़ा पढ़ेंगे ताकि वो बच्चे जिन्होंने ये सबक नहीं पढ़ा हुआ वो भी पढ़ सकें, या अगर पढ़ने के दौरान कुछ कमी रह गई हो तो वो भी दूर की जा सके। तो आइए पहले सबक को पढ़ते हैं। दोस्ती का फल। किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। एक बड़े से दरख्त पर उनका घोंसला था और उसमें वो दोनों अमन चैन की जिंदगी बसर कर रहे थे। जब कबूतरी ने घोंसले में अंडे दिए तो उसे हर वक्त इसी बात की फिक्र लगी रहती थी कि कहीं कोई जानवर अंडे ना ले जाए। यही बात सोचते हुए एक रोज वो कबूतर से कहने लगी, हमारा यहाँ कोई ऐसा संगी साथी नहीं है जो वक्त पड़ने पर काम आ सके। संगी का मतलब भी साथी ही होता है, दोस्त को भी कह सकते हैं। लेकिन तुम्हें यहाँ खतरा किस बात का है? कबूतर ने हैरानी से दरियाफ्त किया। इस पर कबूतरी उसे समझाने के अंदाज में बोली, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आया करता। फिर उसने कदरे संजीदगी से कहा, हमें अपने एक दो साथी जरूर बनाने चाहिए ताकि मुसीबत के वक्त वो हमारी मदद कर सके। कबूतरी की ये बात सुनकर कबूतर भी सोच में पड़ गया। फिर वो कुछ सोच कर कहने लगा, तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, मगर मुसीबत यह है कि यहाँ हमारी बरादरी का कोई परिंदा भी तो नहीं रहता। फिर दोस्त बनाए तो किसे बनाए? कबूतरी बोली, कोई हर्ज नहीं, हमारी बरादरी का कोई परिंदा नहीं है तो ना हो। आखिर किसी दूसरी बरादरी के परिंदे या जानवर से भी तो ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। अकेला जानदार दुनिया में किसी काम का नहीं होता। हमें कोई ना कोई साथी जरूर बना लेना चाहिए। सच तो ये है कि कबूतरी की बात कबूतर के दिल को लग गई। आज तक उसका इस तरफ ध्यान ही ना गया था और अब कबूतरी के कहने पर उसे भी एहसास होने लगा था कि कोई ना कोई दोस्त जरूर होना चाहिए। वो दिल ही दिल में अपने इर्द गिर्द के करीबी इलाके के बारे में सोचने लगा कि वहाँ कौन कौन रहता है। कुछ परिंदे उसके जहन में आए, लेकिन वो वहां से काफी फासले पर रहते थे, इसलिए उनसे दोस्ती करना या ना करना बराबर था, क्योंकि वक्त पड़ने पर उन्हें इत्तला भी नहीं की जा सकती थी। सोचते सोचते कबूतर को ख्याल आया कि जहां वो रहते हैं उससे जरा आगे एक दूसरे दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है। इसका तलफुज गिद्धों है जी, गिद्धों, ठीक है। तो गिद्ध जो है ये एक ऐसा परिंदा है जो जिसकी चोंच लंबी होती है, गर्दन पर बाल नहीं होते, मुर्दार खोर होता है, मरे हुए जानवर जो है उनको नोच कर खाना पसंद करता है, और इसको करगस भी कहते हैं। उसने कबूतरी से कहा, करीब ही एक दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है, अगर तुम कहो तो मैं उनके पास जाऊं। कबूतरी जल्दी से बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, अभी जाओ और उनसे दोस्ती कायम करो। मगर मुझे तो गिद्धों से डर लगता है, उनका हमसे मेल मुश्किल ही मालूम होता है। कबूतर सोच में पड़ गया, लेकिन कबूतरी ने फिर उसे समझाते हुए कहा, गिद्ध हैं तो क्या हुआ, हैं तो परिंदे, तुम जाकर देखो। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। कबूतर ने इतना कहा और उसी वक्त उड़ के गिद्धों के जोड़े के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सलाम दुआ की और फिर बड़ी अपनायत से कहने लगा, हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इस तरह हमारा रिश्ता सगों जैसा है। फिर क्यों ना हम एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। इस पर गिद्ध कदरे खुशी का इजहार करते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, हमसाए तो माँ जाए होते हैं। माँ जाए का मतलब होता है जी बहन भाइयों जैसे, आपस के दुख सुख में शरीक होकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कबूतर ने उन्हें भी अपना हम ख्याल पाया तो बोला, मैं इसलिए तुम लोगों के पास आया हूँ कि आज से हम दोस्त बन जाएं। जवाब में गिद्ध बोला, हम तो आज से एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं, मगर मेरी बात मानो तो हम एक और काम करते हैं। कबूतर ने पूछा, वो क्या? जिस पर गिद्ध ने बताया, यहाँ करीब ही एक दरख्त की खो में एक सांप रहता है। तो दरख्त में जो सुराख वगैरह होते हैं उनको खो कहा गया है। दरख्त की खो में एक सांप रहता है, अगर वो भी हमारा दोस्त बन जाए तो फिर हम खतरे से बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। ये तजवीज़ कबूतर को भी पसंद आई, लिहाजा वो बोला, अगर ये बात है तो चलो उसके पास चलते हैं, हो सकता है वो भी हमारा दोस्त बन जाए। चुनाचे गिद्ध और कबूतर दोनों सांप के पास पहुंच गए। सांप को अपने आने का मकसद बताया और कहा,
یہ ٹھیک ہے کہ ہم تینوں مختلف برادری سے تعلق رکھتے ہیں، مگر دوست بننے میں کیا خرچ ہے؟ دوستی میں تو کوئی پابندی حائل نہیں ہوتی۔ حائل کا مطلب رکاوٹ۔ سانپ نے ان دونوں کی باتوں کو بڑے غور سے سنا۔ کچھ دیر تک لیٹا ان پر سوچ بچار کرتا رہا اور پھر ان سے کہنے لگا، دوستی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنا پڑتی ہے۔ تم ہمیں ہر امتحان میں ثابت قدم پاؤ گے۔ دونوں نے وہ یک زبان سانپ سے کہا۔ اس پر سانپ بولا، اگر یہ بات ہے تو مجھے تم دونوں کی دوستی منظور ہے۔ آج سے ہم تینوں دوست ہیں اور وقت پڑنے پر ایک دوسرے کی پوری مدد کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس طرح کبوتر، گدھ اور سانپ کی دوستی ہو گئی۔ اب کبوتری مطمئن تھی کہ وہ اکیلے نہیں رہے، ان کے دوسرے ساتھی بھی ہیں۔ دن گزرتے گئے۔ کبوتری نے جو انڈے دیے تھے، اب ان کی جگہ ننھے منھے بچوں نے لے لی تھی۔ کبوتری اور کبوتر دن رات بچوں کی دیکھ بھال اور حفاظت میں لگے رہتے۔ ایک روز ایک شکاری اس طرف آ نکلا۔ وہ صبح سے مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ وہ اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا جس پر کبوتر اور کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، خالی ہاتھ گھر جانا اچھی بات نہ ہوگی، کیوں نہ کسی گھونسلے سے کسی جانور کے بچے ہی پکڑ کے لے چلوں، کچھ تو مل جائے گا۔ اتنا سوچ کر اس نے ارد گرد سے درخت کا جائزہ لیا تو اسے اس پر ایک گھونسلہ دکھائی دیا۔ گھونسلہ دیکھ کر اس نے اپنے تجربے سے اس بات کا اندازہ بھی کر لیا کہ گھونسلے میں کسی پرندے کے بچے بھی موجود ہیں۔ اس وقت شام ہونے کو آئی تھی اور آہستہ آہستہ چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر شکاری کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا، اگر میں درخت کے نیچے آگ جلا دوں تو روشنی میں درخت پر گھونسلہ تلاش کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس نے ادھر ادھر سے چند سوکھی لکڑیاں اور گھاس پھوس جمع کی اور پھر ان میں آگ لگا کر الاؤ سا روشن کر دیا۔ الاؤ، آگ، آگ روشن کر دی، اس نے آگ بھڑکا دی۔ اس کے بعد وہ درخت پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر درخت کے نیچے شکاری یہ تیاری کر رہا تھا اور ادھر درخت پر بیٹھے ہوئے کبوتر اور کبوتری یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ شکاری کی نیت بھانپ گئے تھے اور اب اپنے بچوں کو بچانے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے، جو ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ اڑ بھی نہ سکتے تھے۔ کبوتر کبوتری سے کہنے لگا، میں ابھی اپنے دوستوں کو خبر کرتا ہوں اور انہیں جلد بلا کر لاتا ہوں۔ اس پر کبوتری کہنے لگی، یہ درست ہے کہ تم اپنے دوستوں کو بلا لاؤ گے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ ہماری مدد کو آ بھی جائیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم خود کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے دوسروں کی مدد کے بغیر ہی یہ مصیبت ٹل جائے۔ میرا تو خیال ہے پہلے اپنے دوستوں کو خبر کر دینی چاہیے۔ کبوتر نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، جس پر کبوتری نے کہا، اگر کوئی اپنی مدد آپ نہ کرے تو دوسرے بھی اس کی مدد کو تیار نہیں ہوا کرتے۔ ہاں، اگر ہم اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر تم اپنے دوستوں کو ضرور بلا لانا، مگر پہلے ہمیں خود ہی کچھ کرنا چاہیے۔ شکاری آگ جلا چکا تھا اور اب اس نے اس کی روشنی میں درخت پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کبوتری نے جب اسے درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو کبوتر سے بولی، اگر ہم آگ بجھا دیں تو شکاری اندھیرے میں ہمارا گھونسلہ نہیں ڈھونڈ سکے گا، مگر ہم آگ کیسے بجھا سکتے ہیں؟ کبوتر قدرے فکر مند ہوتے ہوئے بولا، تم آؤ تو صحیح، ہم کوشش کرتے ہیں۔ کبوتری نے اتنا کہا اور وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے اڑ گئے۔ قریب ہی دریا بہہ رہا تھا۔ ان دونوں نے دریا پر پہنچ کر اپنے پروں میں پانی بھرا اور پھر آن کی آن میں واپس آ کر وہ پانی جلتی ہوئی آگ پر چھڑک دیا۔ وہ پھر اڑے اور دوبارہ پانی لا کر آگ پر چھڑکا اور اس طرح چند ہی لمحوں میں 3-4 بار پانی لا کر انہوں نے آگ پر پانی چھڑک دیا، جس سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ درخت پر چڑھتے ہوئے شکاری نے جب دیکھا کہ آگ بجھ گئی ہے اور اندھیرے میں گھونسلہ تلاش کرنا مشکل ہے تو نیچے اتر کر اس نے دوبارہ آگ جلائی اور پھر سے درخت پر چڑھنے لگا۔ ادھر کبوتر اور کبوتری نے جب دیکھا کہ آگ دوبارہ روشن ہو گئی ہے تو وہ پھر سے بھاگے بھاگے دریا پر گئے اور پہلے کی طرح پروں میں پانی بھر بھر کر لا کر اس پر چھڑکنے لگے۔ اس طرح چند ہی لمحوں میں انہوں نے پھر آگ بجھا دی۔ شکاری ایک بار پھر درخت پر چڑھتے چڑھتے رک گیا۔ کچھ اندھیرا بھی بڑھ چکا تھا اور روشنی کے بغیر درخت پر چڑھنا ممکن نہیں تھا۔
उसे आग पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था कि ये अपने आप बुझ कैसे जाती है। वो गुस्से में खौलता हुआ फिर दरख्त से नीचे उतरा और एक बार फिर इधर उधर से लकड़ियां जमा करके उनमें आग लगा दी। इस दफा उसने मोटी मोटी लकड़ियां जमा की थीं ताकि जलने के बाद आग बुझ न सके। कबूतर और कबूतरी ने जब ये देखा कि इस दफा की आग बुझाना उनके बस की बात नहीं, तो वो बहुत घबराए। अब दोस्तों की मदद जरूरी थी। चुनाचे कबूतरी ने कबूतर से कहा, अब दोस्तों से मदद लेने का वक्त आ गया है। जल्दी जाओ और अपने गिद्ध दोस्त को मदद के लिए बुला लाओ। ये सुनते ही कबूतर आन की आन में गिद्ध के जोड़े के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताकर कहा, अब मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। गिद्ध ने आओ देखा न ताओ सारे काम छोड़कर कहा, चलो हम अभी चलते हैं। दोस्ती किस रोज काम आएगी। कबूतर गिद्धों के जोड़े को साथ लेकर आया तो उन्होंने देखा कि आग पूरी तरह जल रही थी और उसकी रोशनी में शिकारी दरख्त पर चढ़ रहा था। दोनों गिद्ध कबूतर और कबूतरी के साथ जल्दी जल्दी दरिया पर गए और उन्होंने अपने बड़े बड़े परों में पानी भर के लाकर आग पर फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह देखते ही देखते चंद लम्हों में जलती हुई आग बुझ गई। ये देखकर शिकारी तिल मिलाकर रह गया। मुसीबत ये थी कि अब अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका था। फिर ये भी था कि शिकारी बार बार दरख्त पर चढ़ने उतरने में थक चुका था। इसलिए उसने दिल में सोचा, अब आग जलाना मुश्किल है, बहुत रात हो गई है, क्यों ना रात यहीं बसर कर लूं। सुबह आसानी से बच्चे निकाल कर ले चलूंगा। ये सोचकर वो दरख्त से थोड़ी दूर जमीन पर कपड़ा बिछाकर लेट गया। कबूतर और गिद्ध ने जब ये देखा कि शिकारी वहीं पर रात बसर करने का इरादा रखता है और सोने की तैयारी करने लगा है, तो वो जान गए कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। ये सुबह जरूर घोंसले में से बच्चे निकाल कर ले जाएगा। ये जानकर वो कुछ दूसरी तरकीबें सोचने लगे। कबूतरी ने राय दी, मेरी मानो तो तुम दोनों अपने दोस्त सांप के पास जाओ। इस वक्त वही हमारी मदद कर सकता है। हाँ, वो यकीनन इस वक्त हमारे काम आ सकता है। मादा गिद्ध ने भी कबूतरी की राय पसंद की। कबूतर और गिद्ध दोनों थोड़ी ही देर में अपने दोस्त सांप के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शुरू से आखिर तक उसे सारी बात बताई और फिर कहा, इस वक्त शिकारी वहीं सोया हुआ है और हमें डर है कि वो सुबह जरूर बच्चे निकाल कर ले जाएगा। सांप लेटे लेटे सोचने लगा तो कबूतर बोला, अब सिर्फ तुम्हारी मदद ही मेरे बच्चों की जिंदगी बचा सकती है। हम इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं। गिद्ध ने भी कबूतर की हिमायत करते हुए कहा। सांप बड़े गौर से उनकी बातें सुनकर कहने लगा, तुम लोग घबराओ नहीं, इस वक्त तुम दोनों जाओ, मैं सुबह सारा बंदोबस्त कर लूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, गिद्ध और कबूतर ने कहा और दोनों वापस घोंसले में आ गए। वहां आकर उन्होंने कबूतरी और मादा गिद्ध को सारी बात बताई और कहा कि सांप ने हमें मदद करने का यकीन दिलाया है, वो जरूर अपनी दोस्ती निभाएगा। उसके बाद वो चारों के चारों दरख्त पर बैठे बैठे सुबह का इंतजार करने लगे। शिकारी रात भर बड़े मजे से सोया और जब सुबह हुई तो वो खुश खुश आंखें मलता हुआ उठा कि दरख्त पर चढ़कर घोंसले में से बच्चे निकाले और अपने घर की राह ले। उसने उठकर अपना सामान वगैरह समेटा और जो ही दरख्त पर चढ़ने के लिए उसके पास गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो ख्वास बख्ता हो गया, यानी वो घबरा गया। घबराहट और खौफ में उसे अपना होश तक न रहा। उसके तीर कमान कहीं थे और अब वो अपनी जान बचाने की फिक्र कर रहा था। उसने देखा जिस दरख्त पर चढ़कर उसे कबूतर के घोंसले से बच्चे निकालना थे, उस दरख्त के तने के इर्द गिर्द बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ उसे देख देख कर फंकार रहा था। शिकारी ने दिल में सोचा, जिस तरह भी हो अपनी जान बचाओ, भाड़ में जाए शिकार। वो अपना सारा सामान छोड़ छाड़ कर उल्टे पांव ऐसा भागा कि फिर पलट कर ना देखा। वो दिन और आज का दिन उस शिकारी का कहीं पता नहीं चल सका, लेकिन कबूतर आज भी सुख चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं और ये सब कुछ उनकी दोस्ती का नतीजा है। यही वजह है कि आज भी लोग दोस्ती और अमन के पैगाम के लिए कबूतर ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अजी तलबा, ये मैंने खुलासे के अहम निकात पेश कर दिए हैं। आप इनको ज़बानी याद करके जहन में बिठा कर एक एक करके लिखते चले जाएं तो आपका खुलासा मुकम्मल हो सकता है। सबक का खुलासा समझने और याद रखने के लिए तलबा मज़कूरा वाला इशारात से मदद ले सकते हैं।
ان نکات کو خلاصے میں سرخیوں کی صورت میں ہرگز نہ لکھیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ نصیحت بھی یاد رکھیے گا کہ ہیڈنگز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے دماغ میں ان سرخیوں کو بٹھا کر رکھیں اور ان کی مدد سے خلاصہ لکھتے چلے جائیں۔ تو عزیز طلبہ، آئیے کچھ اہم نکات کی مدد سے ہم اس سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے، یعنی وہ کسی معاشرے میں زندہ رہ سکتا ہے، اکیلے میں تو وہ تنہائی کا شکار ہو کر مر جائے گا۔ دیکھیں نا، اگر کوئی انسان دور دراز کے جنگلوں میں یا پھر پہاڑوں میں یا پھر کسی صحرا میں اکیلا ہی رہ رہا ہے تو پھر اس کی زندگی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رہے گا تو اچھی زندگی گزرے گی، ورنہ اس میں اور ایک جنگلی جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اور اگر وہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، چاہے کسی جنگل میں رہے لیکن قبیلے کی صورت میں رہے، ایک خاندان کی صورت میں رہے، تو بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک اپنا معاشرہ وہاں پہ بنا لیا ہے یا اپنی تہذیب بنا لی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ مل کر رہے گا تو زندہ رہے گا، ورنہ اس کی زندگی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی معاشرے میں دیکھا جائے تو رنگ و نسل کے اعتبار سے بھی مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، پیشے کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مل جل کر رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اکیلا جاندار کسی کام کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو کیا اکیلا کہیں رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ وہ اگر اس کے مریض ہی نہ ہوں گے تو پھر اس کی ڈاکٹری کس کام کی؟ تو مریضوں کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رہے، اور اگر وہ ڈاکٹر ہے اور بڑا پڑھا لکھا ہے لیکن اس کے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ کسی الیکٹریشین نے ہی ٹھیک کرنی ہے، وہ خود تو نہیں کر سکتا۔ اگر ایک الیکٹریشین ہے تو یقیناً اس کا جوتا ٹوٹ جائے گا تو وہ کسی موچی کے پاس جائے گا، اگر کوئی موچی ہے تو اس نے بال کٹوانے ہیں تو وہ کسی نائی کے پاس جائے گا، اگر کوئی نائی ہے تو اس نے کوئی کچھ چیزیں خریدنی ہے گھر کے لیے، کچھ کچن کے لیے، تو یقیناً وہ کسی دکاندار کے پاس جائے گا۔ تو ان سب پیشوں کو ملا کر ہی ایک معاشرہ بن سکتا ہے۔ مختلف پیشوں سے، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے ساتھ ہی ایک معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، ورنہ اکیلا جاندار جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس سبق میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ چاہے آپ دوسری برادریوں کے انسانوں کے ساتھ تعلق رکھیں، لیکن تعلق رکھیں، صرف اپنے اوپر بھروسہ کر کے اکیلے رہنا اور کہنا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے یا میں اکیلا ہی کافی ہوں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اس شخص سے دوستی کرو جو نیکی کر کے بھول جائے۔ پھر جی، ہمسایوں کی اہمیت کے بارے میں بھی اس میں ایک نصیحت کی گئی ہے، ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے ہمسائے نہیں ہوں گے تو آپ اکیلے رہ جائیں گے، اور اگر آپ کے ہمسائے اچھے ہوں گے تو پھر وہ مصیبت کے وقت آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ چلیں اس سبق کو ذرا الگ رکھتے ہیں، اس سے الگ کر کے بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے علاقوں میں، گاؤں میں، قصبوں میں، جو گلیوں محلوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بڑے کام آتے ہیں، کیونکہ وہ بچپن سے ہی وہیں گلیوں میں محلوں میں پلے بڑے، ایک دوسرے کے گھروں میں بچے آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے وہ گھر بیگانے نہیں ہوتے، اور بڑوں کے لیے بھی وہ بچے بیگانے نہیں ہوتے۔ تو وہاں ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اگر کسی کو بھی مصیبت آ جائے تو پورا محلہ اکٹھا ہو کر ان کی مدد کو آ جاتا ہے۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں، خاص طور پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ والے گھر میں کون رہ رہا ہے، وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بعض اوقات کوئی مشکل میں پڑ جائے تو مدد کو بھی کوئی نہیں آتا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، خبر ہوگی تو کوئی آئے گا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمسائے میں کوئی مر گیا ہے تو اس کے ساتھ والے گھر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو چکا ہے یا کوئی بیمار ہے یا اسے کوئی مصیبت ہے۔ تو اس طرح مل جل کر رہنے سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے اور خاص طور پر ہمسایوں کا خیال نہیں رکھ، ہمارے دین میں بھی ہمسایوں کا خیال رکھنے کی بڑی تلقین کی گئی ہے۔
उनके अपने हुकूक होते हैं, हमसायों को तंग नहीं करना चाहिए। तो इस सबक में भी आपने देखा होगा कि कबूतर जो है कबूतरी उसको कायल कर लेती है कि हमारा कोई संगी साथी होना चाहिए, वरना हम अकेले रह जाएँगे, मुश्किल में हमारे कोई काम नहीं आएगा। तो कबूतर कहता है कि हमारी बरादरी का कोई परिंदा नहीं है, तो वो उसे इस बात पे कायल कर लेती है कि परिंदा नहीं है तो हमारी बरादरी का नहीं है तो क्या हुआ? परिंदा तो है, तो हमारी मुश्किल में हमारे काम तो आ सकता है। तो फिर इस तरह वो गिद्धों के जोड़े के साथ दोस्ती कर लेती हैं और फिर गिद्ध मशवरा देते हैं कि सांप से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए, हालाँकि वो परिंदा भी नहीं है। तो फिर वो मिलकर सांप से भी दोस्ती कर लेते हैं। तो दोस्त वो होता है जो ज़रूरत के वक़्त, मुश्किल के वक़्त काम आए। जो आपकी मुश्किल में काम नहीं आएगा, वो आपका दोस्त हरगिज़ नहीं हो सकता। बकौल शख्स से मुसीबत आने पर आदमी को अपनी ताकत और हिफाजत के लिए पड़ोसी दुश्मन से भी मिलाप कर लेना चाहिए। तो आगे दोस्ती के समरात जो हैं वो देखते हैं जी। इस सबक में दोस्ती के समरात के बारे में ही बताया गया है। दोस्ती का फल को समर कहते हैं और समर की जमा समरात। तो इसमें कोई शक नहीं है कि दोस्ती के बेपनाह फ़ायदे हैं। अगर आप दोस्ती का बीज बोएँगे तो फल जो है इंशाअल्लाह मीठा ही मिलेगा। आपने देखा कि इस सबक में भी कबूतर जो है गिद्ध जो है वो कबूतर और कबूतरी की मदद करते हैं और उनके बच्चे बच जाते हैं और फिर वो साँप जैसे एक ताकतवर और एक आम तौर पे मुख़लिक जानवर जो हैं उससे भी दोस्ती कर लेते हैं और वो भी उनके काम आ जाता है। तो दुश्मन जो है अगर पड़ोस में दुश्मन भी हो तो उससे मदद माँग लेनी चाहिए, उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, उससे मेल-मुलाकात रखनी चाहिए। कोई भी किसी भी वक़्त आपके काम आ सकता है। तो इस तरह अगर गिद्धों का जोड़ा और साँप बर-वक़्त उनके काम ना आता, उन्होंने दोस्ती ना की होती, तो फिर वो अपने बच्चे कभी नहीं बचा सकते थे और शिकारी उनके बच्चे बड़े ही आराम से निकाल कर ले जाता है। एक कॉल देखिएगा मार्क ट्वेन का, सच्चा दोस्त वो है जो आपकी तरफ उस वक़्त आता है जब सारी दुनिया आपको छोड़ चुकी हो। और एक शेर बड़ा उम्दा है जी, पुराने शहर के मंज़र नए लगने लगे मुझको, तेरे आने से कुछ ऐसे फ़िज़ाए शहर बदली है। तो 5वां हमारा जो अहम पॉइंट है वो माँ की ममता का इज़हार है जी। इस सबक में बताया गया है कि माँ, माँ ही होती है, उसको अपने बच्चों की फ़िक्र भी ज़्यादा होती है। तो कबूतरी को अपने बच्चों की, जो कि अभी अंडों से बाहर भी नहीं आए थे, उस उनके बाप कबूतर से ज़्यादा फ़िक्र थी। तो उसने अपने कबूतर को इस बात पर कायल कर लिया कि दोस्ती होनी चाहिए, चाहे उनकी बरादरी का परिंदा हो या ना हो। तो अपने बच्चों की फ़िक्र उसे लाहक थी, इसलिए उसने गिद्धों जैसे जो कि बदशक्ल परिंदे होते हैं, खूंखार परिंदे, मुर्दार खाने वाले परिंदे, हालाँकि कबूतर उनसे दोस्ती नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कबूतरी के कहने पर उसने दोस्ती कर ली। तो इसमें सबसे पहले तो कबूतरी ने अपने बच्चों की खातिर कबूतर को इस बात का कायल किया। फिर उसने खुद भी परों में पानी भर-भर कर लाकर आग पर फेंका और आग को बुझाने की कोशिश की और फिर कबूतर को ये भी कहा कि अब दोस्तों की मदद का वक़्त आ गया है। तो माँ का किरदार इस पूरे सबक में बहुत अहम है। माँ चाहे इंसानों में हो, जानवरों में हो, उसको अपने बच्चे बहुत अज़ीज़ होते हैं। आप किसी बिल्ली के बच्चों को भी छेड़ के देखेंगे ना, तो बिल्ली जो है ना वो गुस्से में आ जाएगी और उसका उसका जो जवाबी वार होगा बहुत सख्त होगा। उसका जी चाहेगा कि आपकी आँखें नोच ले। तो कोई भी जानवर हो, किसी भी जानवर में आप देख सकते हैं कि जो माँ होती है वो अपने बच्चों को किसी दुश्मन को या किसी इंसान को भी करीब नहीं आने देती। उसे डर होता है कि ये मेरे बच्चों को ले जाएगा या मार देगा। बकौल अफ़लातून हर मुश्किल इंसान की हिम्मत का इम्तिहान लेने के लिए आती है और आखिर में परिंदों की कहानी के ज़रिए यूँ समझ लें कि एक तमसीली सा अंदाज़ है इस सबक का, मिसाल देकर, परिंदों की मिसाल देकर। ये एक लोक दास्तान है ना, ये हकीकत इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि आपने देखा कि परों में पानी भर के लाना जो है वो भी जो है हकीकत के बरखिलाफ बात है। लेकिन एक कहानी है, समझाने का अंदाज़ है। और साँप की दोस्ती जो है, साँप तो किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता। वो तो खुद बहुत सारे घोंसलों से अंडे चुरा कर खा जाता है, बच्चों को भी खा जाता है। तो ये एक फ़ितरत के खिलाफ जो है उन्होंने दिखाया है, लेकिन बच्चों को
समझाने के लिए, दोस्ती के समरात बताने के लिए ये एक अंदाज़ है, एक तमसीली सा अंदाज़ है कि लोक दास्तान में ये बताने की कोशिश की गई है कि दोस्ती करनी चाहिए। दोस्त बड़े काम के होते हैं और दोस्त अगर ना हो तो इंसान अपनी ज़िंदगी में अकेला पड़ जाता है। तो एक तरह से एक नसीहत है, एक सबक है और समझाया गया है कि दोस्ती ना करने का नुकसान क्या है और अगर दोस्त अच्छे हों तो उसका फ़ायदा क्या है। तो आखिर में एक एक कॉल के साथ मैं अपने लेक्चर का एख्तिताम करना चाहूँगा। एक स्याह फ़ार्म रहनुमा थे मार्टिन लूथर किंग। उनका कहना है कि आखिर में हमें अपने दुश्मनों के अल्फाज नहीं बल्कि अपने दोस्तों की खामोशी याद रहे। ये बड़ी गहरी बात है, इस पर गौर कीजिएगा और मैं आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।